Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is the class of science of class 9th and we are continue our chapter number 5 fundamental unit of life. In this today we will take a new topic cytoplasm. साइटोप्लाज्म क्या होता है? अगर हम इसकी बात करें तो ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है। जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि विस्कस यानी एक तरीके से कहें कि अपने आप में गाढ़ा, कलरलेस, रंगहीन पदार्थ होता है जिसका रंग नहीं होता। फाउंड बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में मौजूद होता है। occur between the plasma membrane and the nuclear membrane के बीच में ये अपने आप में मौजूद होता है। एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस जो साइटोप्लाज्म का जो कि एक्वस सब्सटेंस होते हैं उसको साइटोसॉल के नाम से जाना जाता है। एक्वस फॉर्म में अगर ये मौजूद है साइटोप्लाज्म तो उसको साइटोसॉल के नाम से जाना जाता है। दैट कंटेन अ वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर काफ़ी मात्रा में सेल ऑर्गेनिल्स मौजूद होते हैं और बाकी के इनसॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट भी इसके अंदर स्टोर होते हैं, जैसे कि आपका स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, लिपिड्स हैं, वो सब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर रहते हैं। अब इसके अगर फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या है, क्या काम क्या होता है इसका फंक्शन जो है इसके प्रोटोप्लाज्म एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स लाइक अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, शुगर, विटामिन एक्सेट्रा। यानी इसके एक तरीके से स्टोरेज का काम करता है। इसके अंदर कुछ चीज़ें स्टोर होकर रहती हैं, उनमें स्टोर होकर रहने वाली चीज़ों में आपका प्रोटीन है, उसके अंदर आपका शुगर आता है, उसके अंदर अमीनो एसिड्स आते हैं। लगभग ये सभी सब्सटेंस इसके अंदर स्टोर रहते हैं। कुछ विटामिन्स भी इसके अंदर मौजूद रहते हैं। दूसरा, इट इज़ द साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इसके ये वो जगह भी है जहाँ पर कुछ रिएक्शंस भी होते हैं। जिन रिएक्शंस में अगर हम बात करें कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं तो उन रिएक्शंस में एक होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक रिएक्शन है जो इसी जगह पर होता है। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, यानी कि फैटी एसिड्स का बनना भी यही साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स जो सब्सटेंस बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो सब्सटेंस बनते हैं वो सब्सटेंस का बनना भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि अपने आप में गाढ़ा होता है, कलरलेस होता है, यानी इसका रंग नहीं होता। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में मौजूद रहता है। इसका काम एक तरीके से इसके अंदर प्रोटीन, शुगर, अमीनो एसिड, विटामिन वगैरह इसके अंदर स्टोर रह के रहते हैं, मौजूद रहते हैं। ये वो साइट है यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होते हैं, यहाँ पर फैटी एसिड्स का बनना पाया जाता है, जहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स सब्सटेंसेस का बनना भी पाया जाता है। अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं वो देखते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं तो हम एक तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें तो जिस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स मौजूद होते हैं लाइक किडनी, लंग्स, हार्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, उसी तरीके से सेल के अंदर भी कुछ पार्ट्स मौजूद होते हैं जिनको उसके सेल ऑर्गेनल्स के नाम से जाना जाता है। हमारे ऑर्गन्स कहे जाते हैं, उसके अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनको सेल ऑर्गेनल्स के नाम से जाना जाता है। ये सेल के इनसाइड अंदर की तरफ डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग एक्टिविटीज़ करने का काम करते हैं। दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेल विच परफॉर्म द डिफरेंट एक्टिविटीज इनसाइड द सेल। इन सेल के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ काम करने का काम करते हैं बाय विच सेल कैन बी अलाइव एंड फंक्शनेबल, जिससे कि सेल जो है वो अपने आप में जीवित रहे और जीवित रहने के साथ साथ उसके अंदर वो प्रोसेस होते रहें जो कहीं ना कहीं उसके जीवन के लिए अपने आप में ज़रूरी रहते हैं।
तो ये सेल ऑर्गेनेल्स एक सेल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो महत्वपूर्ण पार्ट है जिसके कारण उसकी जीवन जो है वो पूरी तरीके से निर्धारित रहता है। ये कौन कौन से होते हैं, इनको किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला इसमें आता है गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज के नाम से भी जाना जाता है इसको, गोल्जी अपरेटस के नाम से इसको जाना जाता है। APPARA, यहाँ पर स्पेलिंग देखें आप, ARATUS, ये गोल्जी अपरेटस है एक तरीके से, गोल्जी बॉडीज के नाम से भी जाना जाता है। गोल्जी apparatus consists of a set of membrane bound fluid filled vesicles। एक तरीके से ये वैक्यूल्स हैं जिसके अंदर अपने आप में कुछ फ्लूइड जो हैं वो अपने आप में भरे हुए रहते हैं। एक तरीके से these are the closed sac, ऐसे कह सकते हैं कि थैलीनुमा आकृति होती हैं जिनके अंदर कुछ तरीके के लिक्विड्स अपने आप में भरे रहते हैं। देन ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन, ये अपने आप में ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं, और यानी कि एकदम पैकेज्ड सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी गोल्जी बॉडीज़ का ही होता है, गोल्जी अपरेटस का ही होता है। और ये तरीके से वैक्यूल्स हैं, थैलीनुमा आकृति होती है जिसके अंदर कुछ ना कुछ तरीके का लिक्विड अपने आप में, फ्लूइड्स जो हैं वो उसके अंदर भरे रहते हैं। फंक्शन, इसका फंक्शंस की क्या है अगर हम इसके बात करते हैं, और मैंने आपको एक फंक्शन बताया और फंक्शन की बात करते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज टू स्टोर, मॉडिफाई, पैकेज एंड डिस्पैच द सब्सटेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है, तो वहीं पर अगर हम इसमें लिखें तो इसका काम सबसे पहले स्टोरेज का, स्टोर करके उसको अपने आप में मॉडिफाई करता है, कुछ ना कुछ उसमें बदलाव करता है। बदलाव करने के बाद उसका काम पैकेजिंग का भी है, पैकेज एक तरीके से पैक करता है और वहाँ से उस सब्सटेंस को डिस्पैच कर देता है, जहाँ पर भेजना होता है वहाँ पर उसको भेज देता है। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का काम भी ये गोल्जी बॉडीज़ का ही होता है, गोल्जी अपरेटस का होता है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के बनने में भी गोल्जी बॉडीज का ही अपने आप में बड़ा रोल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइजोसोम्स भी कहीं ना कहीं इसी पर अपने आप में निर्भर रहते हैं। ये गोल्जी अपरेटस हो गया। ये होता क्या है वो आपको बता दिया है कि एक तरीके से थैलीनुमा आकृति होती हैं, छाले जैसे छाले पड़ जाते हैं बॉडी के ऊपर, उस तरीके की आकृतियाँ होती हैं जिसके अंदर अपने आप में कुछ फ्लूइड्स भरे होते हैं, लिक्विड्स भरे हुए रहते हैं, जिनका काम पहले स्टोर करना, फिर उसके अंदर बदलाव करना, बदलाव करने पैकेज करके पैक करके उसको डिस्पैच करने का होता है। नंबर 2, इसके अंदर नंबर 2 आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आ जाता है जिसको ER के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको ER कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज अ मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसको अगर कहें तो जैसे कि ये एक तरीके का नेटवर्क है जिसके अंदर कई सारी ट्यूब्स एक साथ आकर अपने आप में जुड़ती हैं, एक्सटेंडिंग फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली हुई होती हैं। एक तरीके से ट्यूब्स का एक पूरा नेटवर्क है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पूरे में फैला हुआ होता है। इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होते हैं। एंड मैच्योर्ड आरबीसीज ऑफ मैमल्स, और जो मैमल्स के अंदर मौजूद आरबीसीज होती हैं उसके अंदर भी ये अपने आप में मौजूद नहीं रहता। There are 2 types of endoplasmic reticulum। अगर आप बात करें एक तरीके से इनका जो काम है वो प्रोटीन्स और लिपिड्स यानी कि फैट्स वगैरह वगैरह सिंथेसाइज करने का होता है।
ये अपने आप में दो तरीके के होते हैं, एक इसमें RER के नाम से जाना जाता है और एक SER के नाम से जाना जाता है। R मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और S मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जानी जाती हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब RER की बात करें, यहाँ पर राइबोसोम्स जो हैं, राइबोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स के मौजूद होने के कारण ऑन द सरफेस ऑफ द सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का काम चलता है। प्रोटीन यहाँ पर सिंथेसाइज होती है, बनती है, यहाँ पर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और प्रोटीन बनने का काम यहाँ पर चलता है। और वहीं पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो यहाँ पर जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स यहाँ पर अपने आप में एब्सेंट होते हैं और इनके एब्सेंट के कारण यहाँ पर प्रोटीन न बनकर यहाँ पर लिपिड्स यानी कि हम कहते हैं फैट्स का प्रोडक्शन यहाँ पर चलता है। फैट्स प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ फैट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, इनके द्वारा प्रोटीन सिंथेसाइज का, प्रोटीन निर्माण का काम RER के द्वारा और फैट्स का काम जो है बनाने का काम SER के द्वारा लगातार चलता रहता है। अब इस ER का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपने आप में फंक्शन क्या होता है उसको जानते हैं। इसके फंक्शन में कहें तो इट गिव्स इंटरनल सपोर्ट टू द सेल, अंदरूनी सपोर्ट देता है, सेल को अंदरूनी मजबूती देता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वाइस वर्सा। ये एक तरीके से जरूरी सब्सटेंस जो होते हैं उनको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक भेजने का काम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक भेजने का काम जरूरी सब्सटेंसेस को करने का वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। RER हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टर ऑफ प्रोटीन्स। RER का काम प्रोटीन सिंथेसाइज का और उसको ट्रांसपोर्ट करने का है, वहीं पर SER का काम फैट्स सिंथेसाइज का यानी फैट्स बनाने का और उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी SER का ही होता है। अगला जो आता है वो हमारा अगला आता है राइबोसोम्स। अगला जो सेल ऑर्गेनल हैं वो होते हैं राइबोसोम्स। दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। एक्सट्रीमली स्मॉल, ये बहुत ज़्यादा अपने आप में छोटे होते हैं। डेंस, घने होते हैं, डेंस मीन्स घना, घने होते हैं। स्फेरिकल बॉडीज हैं, स्फेरिकल बॉडीज हैं यानी कि गोलाकार है ये अपने आप में। विच अकर फ्रीली इन मैट्रिक्स, जो कि अपने आप में मैट्रिक्स या ये कहें फाउंड इन साइटोसोल, जो हमने जाना था साइटोसोल एक तरीके से एक्वस प्लाज्मा होता है, उसके अंदर ये राइबोसोम्स ये जो है उसके अंदर मौजूद होते हैं। एंड रिमेन अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पर हमने देखा था राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, यहाँ एब्सेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये वो हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटे घने स्फेरिकल बॉडीज गोलाकार होते हैं, जो कि साइटोसोल के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े रहते हैं, जिनका काम प्रोटीन सिंथेसाइज में हेल्प करना होता है। ये राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, मेड अप ऑफ RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA और प्रोटीन से मिलकर बने हुए रहते हैं। इन दोनों से मिलकर ये बनता है और इसका सबसे बड़ा काम जो है प्रोटीन सिंथेसाइज का है। यानी राइबोसोम्स का अगर हमसे सबसे बड़े वर्क की बात करेंगे तो प्रोटीन सिंथेसाइज का होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन निर्माण का काम जो है वो राइबोसोम्स के द्वारा ही किया जाता है। ये यहाँ पर भी प्रोटीन बन रही है, लेकिन वहाँ पर भी बनाने का काम राइबोसोम्स का ही कर रहे हैं,
कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन बनाता कौन है? वो राइबोसोम्स ही हैं, जो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज का काम अपने आप में करते हैं। अगला जो सेल ऑर्गेनल आता है वो अपने आप में है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सेल ऑर्गेनल आता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है, सेल के पावर हाउस के नाम से भी ये जाना जाता है। एंड दे आर स्मॉल रॉड शेप्ड ऑर्गेनल। ये अपने आप में स्मॉल और रॉड शेप्ड होते हैं, रॉड शेप्ड ऑर्गेनल्स हैं जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विद आउटर मेम्ब्रेन बीइंग स्मूथ एंड पोरस, whereas inner membrane being thrown into a number of folds called cresti। ये एक तरीके के डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दो मेम्ब्रेन से ये मिलकर अपने आप में भरे रहते हैं, जिसकी जो बाहरी मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है। आउटर लेयर की बात करें, आउटर मेम्ब्रेन की, ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर दो मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं। इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है वो अपने आप में स्मूथ होती है, और स्मूथ होने के साथ साथ इसके ऊपर पोर्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं जो इसके ऊपर अपने आप में मौजूद होते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की, इनर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें इसमें, जिस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे फोल्ड्स मौजूद होते हैं, फोल्ड्स प्रेजेंट, बहुत ज़्यादा फोल्ड्स मौजूद होते हैं, जिन फोल्ड्स को यहाँ पर क्रेस्टी के नाम से जाना जाता है। ये फोल्ड्स के ऊपर मौजूद होते हैं, उसको क्रेस्टी के नाम से जाना जाता है। दे कंटेन देयर ओन डीएनए और राइबोसोम्स। इनका अपना खुद का डीएनए मौजूद होता है, कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम। खुद का इनका डीएनए होते हैं और खुद ही का इनका राइबोसोम मौजूद होता है। दे आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर ये मौजूद नहीं रहते। एंड रेड ब्लड सेल्स ऑफ द मेम्बर्स। मेम्बर्स के रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज के अंदर, और बैक्टीरियाज के अंदर ये अपने आप में मौजूद नहीं रहते, बाकी के अंदर ये पाए जाते हैं। और ये पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाने जाते हैं। जितनी भी पावर एनर्जी शरीर को चाहिए होती है वो यहीं से लेता है। और इसके भी अगर फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस क्या क्या हैं? फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं। दे आर द साइट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये साइट्स हैं रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन सेल्युलर होगा यानी कि श्वसन प्रक्रिया। रेस्पिरेशन यहाँ पर होता है, और रेस्पिरेशन होने के कारण ये एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड एनर्जी टू द लिविंग सेल्स टू परफॉर्म वाइटल एक्टिविटीज। जितनी भी बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब को परफॉर्म करने के लिए जितनी एनर्जी जरूरत पड़ती है, उस सभी एनर्जी को देने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। बाकी अगला देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में।